नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के अहम फैसलों से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। कार्यक्रम में आज हम कैबिनेट के जरिए इस हफ्ते लिए गए अहम फैसलों के बारे में आपको जानकारी देंगे, साथ ही बताएंगे उन फैसलों से आपका किस तरह से सरोकार है। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं उन अहम फैसलों को जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईए के द्वारा लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एथेनॉल की कीमत में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। सी हैवी शीरे से एथेनॉल की कीमत 45 रुपए 69 पैसे से बढ़ाकर 46 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि बी हैवी शीरे के लिए इसे 57 रुपए 61 पैसे से बढ़ाकर 59 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। गन्ने के रस, चीनी या चीनी की चाशनी से बने एथेनॉल की कीमत 62 रुपए 65 पैसे से बढ़ाकर 63 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है। इस प्रोग्राम के तहत जीएसटी और परिवहन शुल्क देना होगा और सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उद्यमियों यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को 2G एथेनॉल का मूल्य निर्धारण करने की स्वतंत्रता भी होगी। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम से पर्यावरण को लाभ भी होगा और एथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता और लाभकारी मूल्य प्रदान करेगा। प्रोग्राम के तहत कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के आयात पर निर्भरता भी कम होगी और विदेशी मुद्रा में बचत होगी। एथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा अब सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट स्थापित करने जा रही हैं। इन प्लांट्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा बायोमास, राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ आदि से भी एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा और पहले 2G प्लांट की जो स्थापना है वो उसका उत्पादन भी 2021-22 इसी वित्तीय वर्ष में शुरू करने की संभावना है। इसके अलावा कैबिनेट ने अन्य फैसलों में भारतीय कपास निगम को 17,408 करोड़ रुपए के मूल्य समर्थन को अपनी मंजूरी दे दी है। एमएसपी फंडिंग के लिए कपास सीजन 2014-15 से 2020-21 के लिए सरकार कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 17,408 करोड़ रुपए देगी, जो किसानों को कपास की खेती और भारत को गुणवत्तापूर्ण कपास के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। सीसीआई के पास 143 जिलों में 474 खरीद केंद्रों के माध्यम से सभी 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में बुनियादी ढांचा है। पिछले 2 कपास मौसमों में सीसीआई ने देश भर में कपास के उत्पादन का लगभग 1/3 खरीदा है। ये तय किया गया है कि भारतीय कपास आयोग को, सीसीआई को, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 17,408 करोड़ रुपए की कमिटेड प्राइस सपोर्ट को मंजूरी दी गई है और ये इसलिए है क्योंकि कपास के क्षेत्र में लगभग 60 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। वहीं जूट उद्योग को बढ़ावा देने और जूट श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2021-22 के लिए भी सरकार ने जूट से पैकेजिंग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। 100% खाद्यान्न की पैकेजिंग जूट के बैग में करने और 20% चीनी की पैकेजिंग के लिए जूट के ही बैग का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जूट उद्योग में लगे 3.5 लाख से अधिक कामगारों और इकाइयों को लाभ पहुंचेगा। और इस वर्ष भी जूट वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए 100% आरक्षण होगा और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक करने का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट के फैसलों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के सचिव यूपी सिंह जी। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या ये कपास की कीमतों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की कीमत तक पहुंच जाना इस फैसले के पीछे वजह माना जा रहा है? क्या ये बात सही है? देखिए, जैसा कि सबको ज्ञात है, कॉटन जो है वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है
जी। जैसा कि अभी अभी आपने भी बताया कि 60 लाख से ज्यादा तो हमारे कॉटन 60 लाख के आसपास हमारे कॉटन फार्मर्स हैं जो कॉटन की खेती करते हैं। उतना ही नहीं है, जो हमारी इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो विशेषकर कॉटन पे ही निर्भर है। एक्चुअली हमारा मेजर रॉ मटेरियल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का होता है कॉटन होता है। तो इसलिए केवल 60 लाख फार्मर्स ही नहीं, जितने लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, स्पेशली कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सबके इतने सारे लोग भी जुड़े हुए हैं इस कॉटन के मुद्दे से। तो ऐसा होता है कि जब कपास की जैसे कि बाकी क्रॉप के लिए भी सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है कि उससे कम अगर मार्केट का प्राइस हो तो गवर्नमेंट इंटरवीन करके फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस करती है। जी। तो जैसे खाद्यान्न के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, वैसे ही कपास के लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारे मिनिस्ट्री का एक उपक्रम है, वो इसका प्रोक्योरमेंट करता है। अब ऐसा है कि 19-20 और 20-21 ये दो ऐसे कॉटन प्रोक्योरमेंट ईयर्स रहे जहां पे कोरोना के चलते एक तरफ हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो स्पिनिंग हो, वीविंग हो, गारमेंटिंग हो, सब प्रभावित हुए। उनके प्रभावित होने से, बहुत समय मिल बंद रहने से कपास की डिमांड घटी। एक्चुअली कंजम्पशन घटा, डिमांड घटी। अब चूंकि कपास की डिमांड घटी तो मार्केट में जो डिमांड सप्लाई पोजीशन से प्राइसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से काफी नीचे आ गए। तो सरकार ने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बड़े पैमाने पे पिछले 2 कॉटन सीजन्स में काफी खरीदारी की। जो हमारे यहाँ करीब 350-360 लाख बेल्स हर साल उत्पादन होते हैं, उसमें से 2019-20 में करीब 125 लाख बेल और 2020-21 में करीब 100 लाख बेल। इस ढंग से 225 लाख बेल्स की खरीदारी की, जिससे किसानों के खाते में सीधे करीब 55,000 करोड़ रुपए गए। अब चूंकि ये प्रोक्योरमेंट हुआ था मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे और उस समय सेल करने के लिए भी प्राइस कम थे, तो 19-20 का स्टॉक भी बेचना था, क्योंकि 20-21 में फिर प्रोक्योरमेंट करना था, उसके लिए गोडाउन में भी जगह बनानी थी, पैसे को भी रोटेट करना था। तो जो ये 19-20, 20-21 के जो स्टॉक बेचे गए, इसमें जो लॉस सहना पड़ा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद के मार्केट प्राइस पे बेचने के चलते, जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लॉस सहना पड़ा, उसके लिए सरकार ने उसकी तो भरपाई करने के लिए कल कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। उसके पहले भी जो 2014-15 ऑनवर्ड्स भी जो कुछ प्रोक्योरमेंट हुए थे, उसके भी कुछ पैसे जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नहीं दिए गए थे, तो उसको मिला के करीब 17,408 करोड़ का अनुमान है, जिसको कैबिनेट ने कल मंजूरी दी। तो इससे 2 चीजें होंगी। एक तो ये बहुत बड़ा मैसेज फार्मर्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को है कि जब भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम अगर मार्केट में प्राइस रहा तो सरकार सीसीआई के द्वारा इंटरवीन करेगी और ये हमेशा सुनिश्चित करेगी कि फार्मर्स को कभी भी डिस्ट्रेस सेल नहीं करना पड़ेगा, कॉटन को एमएसपी प्राइस से नीचे सेल नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा इससे ये भी होता है कि जो हमारा रॉ मटेरियल कॉटन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, उसकी भी उपलब्धता जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमेशा बनी रहेगी। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी और जो कॉटन फार्मर्स हैं उनके लिए भी ये फैसला अहम है। और क्योंकि हर साल किसी साल अगर ज्यादा एमएसपी से ऊपर प्राइस हो तब तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को प्रोक्योरमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये पैसा बैंक से लाके उसके बाद वो प्रोक्योरमेंट में लगाता है। तो एक बार कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये पैसे मिल जाने पे उनके पास फिर अगले साल के लिए भी प्रोक्योरमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कपास खरीद कर जो उत्पादन करते हैं हमारे इंडस्ट्री के लोग, उनसे और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से बहुत उम्मीदें हैं। तो क्या आर्थिक जगत को जो गति देने का प्रयास हम कर रहे हैं लगातार, वो इस फैसले से गतिमान हो पाएंगी, क्या आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल। जैसा कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, जैसा कि आपको पता है कि वो हमारे इकोनॉमी में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और अभी सरकार ने इसके अलावा भी कई सारे फैसले इन दिनों लिए हैं जल्दी में। जैसे आपको पता ही होगा PLI फॉर टेक्सटाइल, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर टेक्सटाइल, जो PM मित्र स्कीम के अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क होंगे। और जो ये जैसे कॉटन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके पूरी कॉटन खरीद रहे हैं तो रॉ मटेरियल सिक्योरिटी भी होगी। इसी तरह से कुछ और टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी शुरू किया गया है। तो गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं हाल के समय में
जिनसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ेगी और साथ में हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हमारा जो डोमेस्टिक साइज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है वो भी बढ़ेगा। यूपी सिंह जी, एक बड़ा फैसला और कैबिनेट के द्वारा लिया गया है, वो है जूट पैकेजिंग का। खाद्यान्न 100% और चीनी 20% जूट में जो है उसकी पैकेजिंग होगी। कितना महत्वपूर्ण है ये फैसला? देखिए, जैसा कॉटन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जूट भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है एक्चुअली। जूट में भी करीब करीब 40 लाख फार्मर्स हैं जो जूट का उत्पादन करते हैं। मुख्यतः वेस्ट बंगाल में होता है, उसके अलावा बिहार, उड़ीसा, असम, फिर त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में भी जूट का उत्पादन होता है। और उसके साथ में जो जूट मिल्स है, जूट इंडस्ट्री है, उसमें भी करीब 3.7 लाख लोग काम करते हैं। तो इनको, ये जो जूट ग्रोअर्स हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और जो जूट मिल में लोग काम करते हैं और जूट मिल्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1987 में एक हमारा जूट पैकेजिंग एक्ट किया गया था। उस जूट पैकेजिंग एक्ट के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि कितना फूड ग्रेन्स या शुगर जो है वो केवल जूट के गनी बैग्स जो होते हैं या सैकिंग बैग्स होते हैं उसमें पैक किए जाएंगे। तो ये इस बार जो डिसीजन लिया गया है कैबिनेट के द्वारा कि 100% जो फूड ग्रेन्स एफसीआई और स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करती है वो सारे के सारे जूट के बैग्स में पैक होंगे और उसी तरह से जितना उत्पादन चीनी का है उसका भी 20% जो है वो जूट बैग में होगा। तो उससे फायदा ये है कि जो भी जूट हमारे प्रोडक्शन है उसको खरीद करने में मिलों को भी दिक्कत नहीं होगी और मिल जो उत्पादन करेंगे वो गनी बैग्स भी सरकार खरीदेगी। इनफैक्ट सरकार करीब 8,000 करोड़ का गनी बैग एफसीआई जो है वो हर साल जूट मिल से खरीदती है। इस बार जूट का क्रॉप भी अच्छा रहा है, तो हमें आशा है कि इस बार गनी बैग्स का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और अच्छे मूल्य पे, जूट का मूल्य अभी भी अच्छा चल रहा है तो अच्छे मूल्य फार्मर्स को भी मिलेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट का कल का फैसला है ये जूट जो फार्मर्स है उनके हित में भी है और जो जूट इंडस्ट्री है उसके हित में भी है। प्लस हमें प्रोक्योरमेंट के लिए जो गनी बैग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खासकर जो राइस एंड व्हीट इसमें पैक किए जाते हैं, राइस के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि राइस की क्वालिटी भी जूट बैग में पैक करने से उसकी क्वालिटी बनी रहती है जी। और तीसरी एक और चीज है कि देखिए जूट एक बहुत ही आई कैन से कि इको फ्रेंडली टाइप का फाइबर है। तो जूट का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, या तो आप प्लास्टिक बैग या पीपीई या एचडीपी बैग यूज करते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम जूट बैग का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा जी। यानी कि पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, ये बड़ा फैसला माना जा सकता है कैबिनेट का। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बरसात के समय में सुरक्षा को लेकर थोड़ी सी परेशानी पैदा हो सकती है। क्या ये बात सही है या फिर जो है भ्रम है ये? नहीं, अब ऐसा है कि देखिए जो पैकिंग की बात है, अब कई बार ऐसा होता है कि जो जूट मिल्स हैं किसी किसी खास साल में अगर जूट का उत्पादन कम होता है, जैसे पिछले साल जूट का उत्पादन कम हुआ था, तो जितनी आवश्यकता हमें पैकिंग करने की होती है उतने गनी बैग्स मिल नहीं पाते हैं। इसलिए इस बार भी एक प्रोविजन रखा गया है कि अगर जूट मिल्स जो है वो अगर 100% पैकेजिंग के लिए सप्लाई सफिशिएंट न दे पाए तो ऐसा नहीं रहेगा कि फूड ग्रेन्स बाहर बिना पैक होके पड़ा रहेगा। उसके लिए 30% रिलैक्सेशन का भी प्रोविजन है कि 30% जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसको किसी दूसरे तरह के जैसे एचडीपी पीपी बैग में भी पैक किया जा सकता है। तो वो उस परिस्थिति के लिए प्रोविजन रखा गया है। जबकि अगर जूट मिल्स किसी कारण से जितनी हमारी आवश्यकता है प्रोक्योरमेंट में जो धान जो गेहूं या चावल आता है उसको पैक करने के लिए अगर ना दे पाए तो। जी हाँ, और बड़ा फैसला इसलिए भी है कि 0.37 मिलियन श्रमिकों को इस फैसले से लाभ सीधे तौर पर पहुंचने वाला है। आपने समय निकाला यूपी सिंह जी, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैबिनेट दिस वीक में समय है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद बात होगी जनजातीय समाज को लेकर कैबिनेट के द्वारा लिए गए एक अहम फैसले की, साथ ही एमपी लेड फंड को बहाल किए जाने की।
स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था, उन्होंने एक मंत्र दिया था उनको, आत्मनो मोक्षम जगत हिताय। अपने मोक्ष के लिए कार्य करो, लेकिन जगत के हित के लिए भी करो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कैबिनेट दिस वीक में। कैबिनेट ने बुधवार को घोषित अपने एक अहम फैसले में 15 नवंबर को जनजातीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस वर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये दिवस जनजातीय नायकों को और उनके योगदान को याद करने का बेहद ही अनूठा प्रयास है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय का उल्लेखनीय योगदान रहा है। आगामी 15 से 22 नवंबर तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में जनजातीय महोत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत जनजातीय समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों के कृतित्व, उनकी कला और संस्कृति पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जैसे आपको ज्ञात है, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हम मना रहे हैं, और आइकॉनिक वीक जो होगा, ये आइकॉनिक वीक 15 से 22 नवंबर का जनजातीय गौरव दिवस जो हमने 15 नवंबर को घोषित किया है, उससे एक हफ्ते तक ये चलने वाला है। इसके अलावा सरकार ने कोविड संकट के चलते रोकी गई सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपीलैट्स को भी फिर से बहाल करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलैट्स की बहाली और निरंतरता को मंजूरी दे दी है। इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए और 2025-26 तक बहाल किया गया है। महामारी के मद्देनजर इस योजना को पिछले साल निलंबित कर दिया गया था। 2021-22 की शेष अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए प्रति सांसद और वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान 2 किश्तों में 5 करोड़ रुपए प्रति सांसद की दर से राशि जारी की जाएगी। ये राशि एक ही किश्त में देय होगी। वित्त वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 के लिए जो 2 किश्तों में प्रति सांसद राशि जारी की जाएगी उसकी संख्या 5 करोड़ के करीब है, और पहली किश्त में सांसद को 2.5 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे और दूसरी किश्त में भी इतनी ही राशि जारी होगी। 2021-22 की शेष अवधि के लिए एमपीलैट की स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है। इससे प्रत्येक एमपी को, सभी सांसद जो अभी हैं, उनको 2-2 करोड़ रुपए की किश्त आवंटित की जाएगी जो 2021-22 की है। 2022-23 से लेकर 25-26 तक उस समय के लिए 5-5 करोड़ रुपए की पूरी किश्त माननीय सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाएगी। दोनों विषयों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रांची झारखंड से सांसद संजय सेठ। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप से इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि दोनों विषयों से आपका सरोकार है। एक तो एमपीलैट सीधे तौर पर सांसदों से जुड़ा हुआ विषय है, और दूसरा जो है जनजातीय जो है मामलों से जुड़ा विषय है, और आपका क्षेत्र रांची झारखंड जो है उस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में इस जो है समाज से जुड़े हुए लोग रहा करते हैं। सबसे पहले एमपीलैट्स की बात कर लेते हैं। कितना महत्वपूर्ण है सांसदों के लिए एमपीलैट्स की बहाली? जी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एमपीलैट जारी होने से जो क्षेत्र की समस्या है, गांव, टोला, मोहल्ला में छोटी छोटी चीज जो विकास जिससे रुकता नहीं है, तो एमपीलैट से उस योजना को हम लोग कर लेते हैं। तो इससे निश्चित रूप से क्षेत्र में एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा और हम सबको काम करने में सहूलियत होगी। एक लंबे समय तक ये राशि आपको नहीं मिल पाई, तब किस तरीके से काम हो पाए विकास के, और किस तरीके की परेशानी और चुनौतियों से दो चार होना पड़ा आपको? देखिए, पहले तो कोरोना से बचाव होना था, वैक्सीनेशन भी जरूरी था। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत अच्छी थी कि एमपीलैट बंद करके कोरोना से जो युद्ध लड़ा जा रहा था उस युद्ध में हम सब शामिल हो। कोरोना की वैक्सीन ये भी बहुत जरूरी था, तब जाकर कोरोना की वैक्सीन में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई, उसमें कोई हम सबको विशेष
दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पहले कोरोना के युद्ध हम सबको जीतना था। जी, लेकिन एमपीलैट्स की राशि के लिए सांसदों को एक जो है एक विशेष क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है, उसी के बाद ये राशि जारी की जाती है। वो क्या क्राइटेरिया हुआ करता है? देखिए, पहली किस्त में 2.5 करोड़ रुपए होता है। 2.5 करोड़ रुपए में जो विकास के कार्य पूरे हो जाते हैं, जब विकास के कार्य पूरे हो जाते हैं उसका सर्टिफिकेट इश्यू होता है, तब उसके बाद पुनः दूसरी किस्त 2.5 करोड़ जारी होती है। ये जो नियम है बहुत अनुकूल, बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा दूसरा एक बड़ा फैसला हुआ, कैबिनेट ने किया, जनजातीय दिवस मनाने का। बिरसा मुंडा जी की जयंती है 15 नवंबर, और 15 नवंबर से अब जनजातीय दिवस मनाया जाएगा। और इस बार 15 नवंबर से लेकर एक सप्ताह तक अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कितना महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से जनजातीय समाज के लिए? देखिए, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के अवतरण दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का जो प्रधानमंत्री जी का जो केंद्र सरकार का निर्णय है, वो समाज के हर वर्ग के लिए गौरवपूर्ण है। और हम कह सकते हैं कि कभी भी ऐसा मौका पड़ा, चाहे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जब लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं, तो बिरसा मुंडा का नाम जरूर लेते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए वो आने वाली पीढ़ी उसको भूले नहीं। और इसीलिए जनजातीय समाज एक महत्वपूर्ण घटक है, और इसके बिना समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते थे। इनका आचार व्यवहार, इनके रहन सहन, प्रकृति से प्रेम, ऐसी कई बातें हैं जो हमको सबको सीखने को मिलती है। और आजादी के बाद तो जनजातीय जो बंधु हैं, उनके विकास की किरणें बहुत कोसों दूर थी। आप देखो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, अब इनका समुचित उत्थान उस समय नहीं हो, इन 70 सालों हो पाया। इनके लिए भाजपा की सरकार, हमको याद है जब अटल जी की सरकार आई थी, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, फिर अलग मंत्रालय गठन के पीछे सरकार की यह सोच कि हमारे जनजातीय बंधुओं का समुचित विकास हो सके, समाज के साथ और दुनिया के कदम के साथ जनजातीय बंधु आगे बढ़े। यह इस सोच के साथ जनजातीय मंत्रालय का गठन किया। और इस मंत्रालय गठन का उद्देश्य भी सामान्य समाज जो जनजातीय बंधुओं से दूर रहा, वो उनको समझ सका, उनकी जीवन शैली को अपना सका, उनके रहन सहन को हम समझ सके। और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा इस समाज के वो प्रकाश पुंज थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज का स्वाभिमान जगाया और जनजातीय समाज को यह बताया कि राष्ट्र हमारा है, हमें अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा के आह्वान पर जनजातीय समाज के साथ साथ हर वर्ग के लोग लगे। और यही वजह कि भारतीय स्वतंत्रता हो या समाज के संरक्षण की बात हो, तो जनजातीय समाज अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने तो जनजातीय समाज के लिए प्रकृति, जल, जंगल, जमीन, इन सब के संरक्षण का आह्वान किया। और ऐसे लोग जनजातीय समाज को जो लालच देते थे, धोखे से कुछ न कुछ करा लेना, धोखे में नहीं आने का उन्होंने आह्वान भी किया, ताकि अपनी प्रकृति, अपना राष्ट्र, अपने समाज के कदम साथ मिल सके। आपने सही कहा कि जनजातीय समाज, मोदी जी की सरकार है जिसने जनजातीय समाज को एक प्राचीन गौरव वापस लेने का दिशा में काम किया। और ये घोषणा हुई है 15 नवंबर से 1 पखवाड़े तक, ये पूरे देश में आने वाली पीढ़ी भगवान बिरसा मुंडा को जाने और पारंपरिक कला कौशल से परिपूर्ण जनजातीय समाज के लोग गांव, घर, जंगल और कहते हैं ना, उनके जो जंगल के उत्पादन जो वस्तुएं होती हैं वो विश्व स्तरीय होती हैं, उनकी कला। और इस दिशा में भारत सरकार ने बेहतरीन काम किया है, वो दुनिया देखे। और 1 हफ्ते तक जब ये कार्यक्रम चलेगा तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दुनिया उनके कला कौशल से कायल हो जाए। आपने सही बात कही कि जनजातीय समाज से बहुत सारे अनसंग हीरो रहे हैं, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, देश को आज़ाद कराने के लिए बीड़ा उठाया। साथ ही साथ देश निर्माण में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, पूरा समाज ही है, हम कह सकते हैं कि भारत निर्माण में लगातार जुटा हुआ है। लेकिन इस समाज को वो पहचान अभी तक
नहीं मिल पाए, तो क्या माना जाए अब इस पहल के बाद जब जनजातीय गौरव दिवस मनाना शुरू किया जाने वाला है 15 नवंबर से, अब वो पहचान मिल पाएगी इस समाज को? देखिए, यह अभूतपूर्व कदम है। पूरे 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 भारत को, जनजातीय समाज को बांधना और उनके समाज से पूरा देश उनको सीखे, उनको देखे, उनकी वीरता, उनका संघर्ष, उनका संयमित जीवन, यह सब उनके जनजातीय गौरव दिवस को आगे बढ़ाने वाला है। जनजातीय गौरव दिवस सिर्फ दिवस नहीं रहेगा, बल्कि हम ये कह सकते हैं यह समाज हर वर्ग के लिए प्रेरणा देने वाला दिन होगा। जब हम एक साथ, एक दिवस के साथ एक साथ बैठक करेंगे, चिंतन करेंगे, उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे, समाज और राष्ट्र को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का हम सब काम करेंगे। यह सब कार्य भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से हम सब मिलकर संपन्न करेंगे, यह विश्वास है। आप देखो कि प्रकृति, जो जनजातीय समाज है, प्रकृति से प्रेम, प्रकृति के गोद में खेलना, जितने भी उनके 30 त्योहार सभी प्रकृति से जुड़े हुए, और आज जो जंगल बचा है इन्हीं जनजातीय समाज के चलते बचा है। ये जनजातीय समाज जंगल के हीरो हैं, वनों के हीरो हैं, और इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा जो उनकी वीरता, उनकी कार्य क्षमता पूरे हिंदुस्तान देखे, पूरा हिंदुस्तान सीखे ऐसे महापुरुषों से। ऐसे महापुरुषों को हम भूले नहीं, आने वाली पीढ़ी भूले नहीं। आने वाली पीढ़ी उन सब वीरों को, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने दास्ता के खिलाफ आवाज उठाई, तो वैसे वीरों को तो देश के सामने आना चाहिए। और इसीलिए एक सप्ताह का पखवाड़ा 15 नवंबर, जब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, पूरे देश में ये उत्सव मनाया जाएगा। जी, तो क्या आपको संजय जी ऐसा नहीं लगता है कि जो गैर जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं और विशेष रूप से बड़े शहरों में रहने वाले भारतीय हैं, उनको इस जनजातीय गौरव दिवस से जोड़ा जाए, जिससे उनको जनजातीय क्षेत्र के लोगों के महत्व के बारे में और अधिक जानकारी हो और समरसता पैदा हो? बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा ना, एक सप्ताह जो कार्यक्रम है, मैं तो उसी क्षेत्र से आता हूं, मैं तो रांची झारखंड का सांसद हूं जी, और मैं तो रोजाना रूबरू होता हूं उनका। जैसे भारत स्वच्छ अभियान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो 100 साल पहले सोच, और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, आप जब झारखंड के कभी भी गांव टोला में जाओगे, उनके घर में जाओगे, तो आप स्वच्छता देख के हतप्रभ हो जाओगे। इतनी स्वच्छता देश के किसी आप बड़े से बड़े शहर में जाओ, लेकिन जो स्वच्छता और जो भाव होता है स्वच्छता का, जो जनजातीय समाज में, वो मन अनुकरणीय है। और हम कह सकते हैं कि उनका कला कौशल, कला में इतने निपुण होते हैं, और ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ। पूरे देश में आप देखो, हमारे जनजातीय समाज के लोग पूरे देश में जाकर श्रमिक के भैया के रूप में काम करते हैं, चाहे वो मद्रास, चेन्नई चले जाओ, चाहे पंजाब चले जाओ, देश महाराष्ट्र चले जाओ, कहीं जाओ, हमारे जनजातीय समाज के लोग जरूर मिलेंगे। और हर क्षेत्र में वो निपुण होते हैं, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे आप देखो खेल के क्षेत्र में, हॉकी में, फुटबॉल में, आर्चरी में, यही भैया बहन हमारे आगे हैं जनजातीय समाज, जो राष्ट्र के लिए राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम के भाव से काम करते हैं। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो खेती का हो, चाहे कला का हो, हर क्षेत्र में इसी प्रकार वो राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र को प्रथम लेकर के काम करते हैं। और इसीलिए देश उनको आदर के भाव से देखता है, और इन एक सप्ताह में पूरा देश उनकी गौरवशाली गाथा को निश्चित रूप से अनुकरण करेगा। चलिए, आपने समय निकाला। संजय सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, कैबिनेट दिस वीक में इस सप्ताह इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी कैबिनेट के कुछ और अहम फैसलों के साथ। फिलहाल मुझे और कैबिनेट दिस वीक की पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।